हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वी आर डूइंग आवर चैप्टर ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। हम अपना जो पाठ है वो कर रहे हैं भाई हिस्ट्री की बुक में, इतिहास की किताब में, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो अभी तक हमने 2-3 सेशन में जो काम किया है वो है जो ट्रेडर्स, कौन ट्रेडर होते हैं, किस तरह से पुराने टाइम में भाई वो ट्रेड किया करते थे और कौन सी चीज़ों का वो ट्रेड किया करते थे, व्यापार क्या किया करते थे। सी रूट्स के बारे में हमने पता किया। भाई भारत में जो विदेश जो तीर्थ ये जो व्यापारी आते थे वो कौन से समुद्री यात्रा या सब रास्ते से आते थे, किस तरह से करते थे। उसके बाद भाई जो हमारे देश में जो भी 3-4 जो साउथ के हमारे जो किंगडम्स हुए हैं, जैसे चेल, चोर, पांडे और उसके साथ सातवाहन। उसके साथ हमने जो कुषाण वंश के जो राजा हुए थे कनिष्क, उनके बारे में पढ़ा। सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा भाई किस लिए उसका नाम सिल्क रूट पड़ा था और ये ट्रेड कहाँ से कहाँ तक होता था। उसके बाद हमने देखा भाई बौद्ध धर्म का जो फैलाव था वो किस तरह से हुआ था, किसने किया था। और उसमें भाई जो गुफाएं वगैरह बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी और उनमें कौन कौन रेस्ट करता था। तो भाई इसके बाद हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। मतलब जो भी श्रद्धालु लोग थे, तीर्थयात्री जो लोग थे, उनकी क्या क्या जिज्ञासाएं थी, वो क्या क्या जानना चाहते थे भाई। एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड्स इन caravans एंड शिप्स, पिलग्रिम्स often traveled with them। भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई पिलग्रिम्स क्या होता है। जैसे पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो पिलग्रिम ये श्रद्धालु जो लोग होते हैं, तीर्थयात्री जिसे हम कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो स्त्री और पुरुष होते हैं जो कि किसी भी पवित्र स्थान के लिए, जैसे कि भी हम कहें भाई हमारे देश में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। जैसे हम केदारनाथ की बात करें, जैसे बनारस के घाटों की बात करें, या फिर और दक्षिणी भारत में कुछ जैसे भाई तिरुपति बालाजी की बात करें, और जैसे भाई गंगोत्री धाम की बात करें। तो इस तरह अलग अलग कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोगों की आस्था बनी हुई है, लोगों का विश्वास बना हुआ है। और वो लोग जब इन स्थानों की यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, आपस में सभा वगैरह करने के लिए, तो उन लोगों को कहा जाता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स। As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them। जैसे कि भी जो व्यापारी थे, जो थे ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, वो अपने कारवां में, अपने काफिलों में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक जाते थे। जिसमें और वो एक तो सड़क मतलब स्थल मार्ग से जाते थे और दूसरे समंदर के रास्ते से जाते थे, नदियों के रास्ते से जाते थे। तो उनके साथ साथ ये जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे, वो भी यात्रा करते थे, क्योंकि भाई उनके पास कुछ होता तो था नहीं। क्योंकि वो तो श्रद्धालु लोग हैं, उन्हें मोह माया से क्या मतलब है। तो इसलिए वो जो व्यापारी थे उनसे आग्रह करते, और वो जो व्यापारी थे वो उनकी बात मानते और अपनी जहाज़ों में, अपने काफिले में उनको साथ ले लेते। तो इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते, तीर्थयात्री। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फाजियान, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang, who came around 1400 years ago, and Yi King, who came about 50 years after Zhuangzhang। तो भाई ये चीन के कुछ फेमस यात्री थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम, मतलब बौद्ध जो तीर्थ यात्री थे। वैसे तो बहुत सारे आए हैं हमारे देश में, लेकिन इनमें जो मुख्य हैं वो हैं फाजियान।
फाशियन भी कहते हैं भाई, इनको फाजियान भी कहते हैं भाई, अलग अलग डायलेक्ट्स में। तो इनके नाम जो हैं ये कुछ अलग हो सकते हैं। जुआनजेंग, इकिंग, ये जो बौद्धों के जो प्रमुख तीर्थ यात्री थे जो भारत में आए थे वो हैं। फायान भी कहते हैं, फाजियान, फाजियान को। अच्छा, तो ये इनका जो भारत में आने का समय था वो फाजियान का था। ये 1600 साल पहले, आज से 1600 साल पहले, जैसे हम बात करें भाई आज दो 2020 चल रहा है, तो 2020 में से 1600 माइनस कर देंगे तो जो साल आएगा उस साल में ये आए थे भारत में। तो उसी तरह से जुआन जैंग थे, ये 1400 साल पहले आए थे, तो इसमें से 1400 माइनस कर देंगे। और उसी तरह जो ई किंग थे वो जुआन जैंग के 50 साल बाद आए थे, मतलब ये 1400 साल में आए थे तो इसके 50 साल बाद आए थे, मतलब 1450 साल पहले। They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries। और वो भारत में क्या करने आए थे, उनका जो मकसद था, उनका मकसद कोई व्यापार करना या फिर और कोई काम करना नहीं था। उनका मकसद था टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जीवनी से जुड़े हुए जो भी स्थान थे उनकी यात्रा करना, उनके बारे में और भी ज़्यादा जानना। तो ये चीज़ करने के लिए वो भारत में आए थे भाई। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और उसके साथ साथ जो प्रमुख मठ थे उनकी भी यात्रा करने आए थे, उनको देखने के लिए आए थे। जैसे हमारे लद्दाख में बहुत सारे मठ हैं बौद्धों के। जैसे भाई हमने जैसे अभी बात की थी पिछले ही सेशन में भी, जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं वहाँ भी बहुत सारे मठ हैं। तो इस तरह से वो उन मठों को देखने के लिए और महात्मा बुद्ध की जीवन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए भारत में आए थे भाई। उसके बाद ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इनमें से जो हर एक जो व्यापारी थे जो जिनकी हमने बात की भाई, जैसे फाजुआन थे, जुआन जैंग थे और ई किंग थे, तो इनमें से जो भी आए थे ना तो उन्होंने अपने बारे में या जो उन्होंने यहाँ पे देखा, जो महसूस किया, जो सीखा, वो चीज़ें उन्होंने लिखी। और वो जो लिखी हुई चीज़ें थी उनके उनसे हमें पता चलता है भाई, उनकी जो यात्रा का वर्णन था वो। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। उन्होंने और क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा भाई उनकी जो यात्राएं थी, उनका जो ट्रैवल था, उस ट्रैवल के दौरान उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली भाई, क्या क्या मुश्किलें आई उनके सामने। which often took years of the countries and the monasteries that they visited। और जिसमें सालों लग जाते थे भाई उनको एक जो मोनेस्ट्रीज होती थी, जो मठ होते थे बौद्धों के, वहाँ तक जाने में, पहुँचने में और वापसी में, तो उनको सालों लग जाते थे। एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। और किताबें वो अपने साथ भी लेके गए। तो भाई उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनसे हमें पता चलता है कि भाई उन्होंने किस तरह की मुसीबतों का सामना किया अपने देश से हमारे देश में। महात्मा बुद्ध को जानने के लिए आए थे उस समय, उनकी यात्राओं और फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली। तो ये सारी चीज़ें हमें उनके वृत्तांतों, यात्रा वृत्तांत कहते हैं इन्हें, तो उनसे मिलती है ये जानकारी। और कुछ किताबें वो लेके भी गए अपने साथ जिस जिस मठ में गए वहाँ से। अब ये कहानी है भाई हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना। अब जो फाजियान थे, जो फाजियान जिसे हम कहते हैं भाई, वो वापस चीन कैसे गए थे। फाजियान बिगेन हिज जर्नी बैक फ्रॉम बंगाल। जो फाजियान थे उन्होंने अपनी वापसी की जो यात्रा थी, मतलब चीन वापस जाने की जो यात्रा थी, वो बंगाल से शुरू की थी।
बंगाल से शुरुआत की थी इन्होंने। ही बोर्डेड ए शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। उन्होंने बंगाल में भाई किसी भी पोर्ट में तो क्या किया, उन्होंने एक शिप पे चढ़ गए जो कि एक व्यापारी की थी, मर्चेंट की थी। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन ए स्टॉर्म। वो मुश्किल से 2 ही दिन चल पाए थे इस समुद्र में कि भी एक उसमें तूफान में वो फंस गए। एक तूफान आ गया भाई समंदर में। The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from the sinking. अब भाई जैसे ही भाई तूफान में फंस गए तो क्योंकि इतनी जो पिछली जो जहाज़ें थी, जो पुराने टाइम की जो जहाज़ें थी वो इतनी मजबूत और इतनी बड़ी नहीं होती थी, तो भाई उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी थे उन्होंने अपना जो सामान था, जो मर्चेंटाइज थी, जो भी सामान था, व्यापार का सामान था, वो समंदर में फेंकना शुरू कर दिया भाई। और इसका कारण क्या था, एज सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। और इसका कारण ये था ताकि भाई वो जहाज़ था वो हल्का हो जाए और डूबने से उसे बचाया जा सके। क्योंकि अगर जहाज़ डूब गया तो वो भी डूब जाएंगे, फिर सामान का व्यापार करने का क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर वो जिंदा रहेंगे तो व्यापार तो और भी कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है भाई, फाजियान थ्रू अवे हिज मेयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। अब जो फाजियान थे भाई उन्होंने भी देखा भाई ये तो ज़रूरी चीज़ है, अगर सामान नहीं फेंकेंगे तो क्या पता ये डूब सकता है। तो उन्होंने अपनी जो पर्सनल चीज़ें थी, अपनी जो व्यक्तिगत चीज़ें थी, जो उसकी खुद की थी, जैसे कपड़े हो गए और जो उसकी चीज़ें थी, तो वो उन्होंने खुद ने भी फेंक दी भाई। बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टेचूज ऑफ बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। लेकिन क्लंग मतलब चिपके रहना, लेकिन वो उन्होंने नहीं फेंका हिज बुक्स, उन किताबों को, एंड द स्टेचूज ऑफ बुद्धा, और जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी जो लेके गया था, मूर्तियां जो लेके गया था, हैड ही कलेक्टेड, दैट ही हैड कलेक्टेड, जिसको उसने जमा किया था, इकट्ठा किया था अलग अलग मोनेस्ट्री में घूम के। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। और आखिर में 13 दिन के बाद वो जो स्टॉर्म था वो बंद हो गया, वो ख़त्म हो गया भाई। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द सी। और इस तरह जो फाजियान थे उन्होंने समंदर का जो वर्णन था वो किस तरह से किया था। द सी इट सेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। भाई जो समंदर है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अथाह नहीं है भाई, चारों तरफ पानी ही पानी हमें दिखाई देता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। ये जानना बहुत ही मुश्किल है, या इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन है कि भाई ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन एंड मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। भाई सिर्फ वो उसी से पता कर सकते थे भाई जो सन और मून मतलब सूरज और चांद थे, एंड स्टार्स इन देयर मोशन, और जो तारे थे उनकी जो गति थी उनको ही देख के वो पूर्व पश्चिम या दिशाओं का जानकारी ले सकते थे। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर विद द विंड। अगर ये अंधेरा हो जाता मतलब रात हो जाती, रेनी वेदर बारिश का मौसम हो जाता, क्योंकि बारिश में बादल हो जाते हैं तो आकाश ढक जाता है, ना ही सूरज दिखता है, ना ही चांद और ना ही तारे दिखते हैं। द ओनली प्लान इज़ टू स्टेयर बाय द विंड। सिर्फ एक लौता जो उनके पास रास्ता बचता भाई, जो उपाय बचता भाई किधर जाना है, तो वो था भाई हवा के साथ जाना। सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता बचता कि जिस तरफ हवा ले जाए उसी तरफ उनको जाना होता था। क्योंकि आपको पता ही है भाई, अभी पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, जो जहाज़ें थी उनके पाल लगे होते थे, उनके पाल लगे होते थे कपड़े के। ये जो पाल जिसे हम कहते हैं, जब हवा चलती तो इन पालों पालों को भर देती, और ये पाल हवा भर के इस जहाज़ को आगे धकेल देते।
इस तरह से ये जहाज़ें हवा से चलती थी भाई। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। अब 90 दिन से भी 90 दिन लगे, उससे भी ज़्यादा टाइम लगा उन्हें जावा पहुंचने में। वेयर ही हाल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पर वो 5 महीने रुके। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। दूसरी व्यापारी की दूसरी जो ट्रेड शिप थी, जहाज थी, जो कि उन्हें चाइना ले जाने वाली थी, चीन ले जाने वाली थी। तो भाई जो मैप था पेज नंबर 77 का जो मैप था हमारा, उसमें देखते हैं भाई। इस मैप में देखिए, ये जो रेड निशान यानी कि ये हमारा मैप है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भारत, इंडिया। और यहाँ से जब वो बंगाल से चले यहाँ से, तो उन्हें जावा पहुँचने में टाइम लगा 90 दिन से भी ज़्यादा का। फिर वो वहाँ पर रुके 5 महीने, और 5 महीने रुकने के बाद फिर वो दूसरी जहाज़ में सवार होके चीन पहुँचे। तो इस तरह से उन्होंने जो समंदर की यात्रा थी वो पूरी की। चीन तक पहुँचने में 90 दिन, मतलब 3 महीने ये और 5 महीने वो। तो इस तरह इतने एक लंबे समय के बाद वो चीन वापस पहुँच सके समंदर से। उसके बाद क्या हुआ भाई, जुआन ज़ैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। जो जुआन ज़ैंग थे, जो दूसरे यात्री थे, जो तीर्थ यात्री थे, उन्होंने रास्ता चुना स्थल का। मतलब उन्होंने समुद्री मार्ग नहीं चुना, उन्होंने स्थल मार्ग चुना। भाई वो ज़मीन से वापस चीन जाएंगे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और उन्होंने रास्ता चुना नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम का रास्ता, एंड सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया। तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो कौन सा रास्ता चुना, ये सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट ये वाला हिस्सा हमारे देश का, क्योंकि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट ईस्ट। तो इन्होंने नॉर्थ और वेस्ट के बीच का रास्ता चुना और यहाँ से ये घूमते हुए चीन आए थे। तो इस तरह का रास्ता उन्होंने अपनाया था जुआनज़ैंग ने। कैरिड बैक विद हिम स्टेचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड। और वो अपने साथ क्या लेके गए, वो महात्मा बुद्ध की सोने की बनी हुई मूर्तियाँ लेके गए भाई। सिल्वर एंड सैंडलवुड, जो कि बनी हुई थी सोने के साथ साथ सिल्वर चांदी की, एंड सैंडलवुड मतलब सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, क्योंकि साउथ में बहुत चंदन होता है भाई। तो चंदन बड़ी कीमती लकड़ी होती है। तो उसकी जो मूर्तियाँ थी वो बनी हुई वो लेके गए अपने साथ। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज। और इतनी ज़्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो सामान लेके गए वो इतनी ज़्यादा थी कि भाई 20 घोड़ों पर लादी गई थी वो। और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, 600 से भी ज़्यादा अभिलेख भी लेके गए थे, पांडुलिपियाँ भी लेके गए थे मूर्तियों के साथ साथ। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। अब भाई अगर हम मैप में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे नदियाँ भी है, ये नदियाँ भी है यहाँ पे। सिंधु नदी है, झेलम, रावी, बहुत सारी नदियाँ हैं। जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो जब उन्होंने जुआनज़ैंग ने इन नदियों को पार करने की कोशिश की, तो भाई 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपियाँ थी, उस समय खो गई थी नदी में जब उनकी नाव उलट गई थी। क्योंकि वही पहले वही जो नदियाँ थी बहुत तेज़, नदियाँ तो वैसे भी तेज़ होती हैं, और जो हिमालय में से जो नदियाँ निकलती हैं वो बड़ी तेज़ धारा होती है इनकी, और ये बारहमासी होती है। तो जो उनकी नौका थी उसमें फंस गई और वो उलट जाती है भाई। और उस समय उन्होंने
जो 50 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ जो थी वो खो दी पानी में। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. अब उन्होंने क्या किया, जो बची हुई उनकी ज़िंदगी थी, बचे हुए उनकी लाइफ थी, उन्होंने लगा दी भाई ये जो संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपियाँ थी उनको चीन में अनुवाद करने में, ताकि भाई जो चीन के लोग थे, चीन की जो सोसाइटी थी वो भी महात्मा बुद्ध की जो लर्निंग थी वो समझ सके। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब नालंदा की हम बात करें भाई, नालंदा विश्वविख्यात जो थे हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय, बहुत समय पहले, करीबन 1400-1500 साल पहले से भी, अशोका के चंद्रगुप्त के समय में। तो भाई उसकी क्या खासियत थी, ये जुआनजैंग थे, ये इन्होंने और जो दूसरे तीर्थयात्री थे वहाँ नालंदा में जो आज के बिहार में है, उन्होंने अपना समय बिताया पढ़ाई करके। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, उस समय की सबसे ज़्यादा विख्यात प्रसिद्ध जो बौद्ध मोनेस्ट्री थी वो थी नालंदा। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। अब नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा जो मोनेस्ट्री थी, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। अब वहाँ के जो टीचर्स थे, ये जुआनजैंग और जो दूसरे तीर्थयात्री थे भाई, वो बता रहे हैं भाई जो वहाँ के जो टीचर्स थे, अध्यापक थे नालंदा नालंदा के, तो भाई वो क्या थे, हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, उनमें जो टैलेंट था और उनकी जो कौशल था, योग्यता थी, बहुत ज़्यादा थी, मतलब सबसे ऊपर थी, सबसे ज़्यादा थी। तो उन्होंने देखा भाई इनसे ज़्यादा तो कोई एबल है ही नहीं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। वो भाई जो महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग थी, जो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, वो सबसे ऊपर मानते थे, मतलब पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम। जो मोनेस्ट्री थी, जो नालंदा की, उनका जो मठ था, उसमें जो रूल्स थे भाई, जो नियम थे वहाँ रहने के, वो भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कठोर थे। एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम। और वहाँ पर रहने वाले हर एक को उनको मानना पड़ता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। भाई आपस में वार्तालाप होता था भाई, वाद विवाद चलते थे भाई, जो भी उनकी शिक्षाएं थी भाई, समाज में उनका योगदान था, या फिर और की जो भी मुश्किलें थी, सारों पे वाद विवाद होता था, जो भी शिक्षाएं होती थी सभी पे। एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। और जो पुराने लोग थे, मतलब जिनको वृद्ध कह सकते हैं हम, टीचर्स जो लोग थे या फिर जो सीखने वाले थे, एंड द यंग और जो जवान थे, उन दोनों में आपस में म्यूचुअली हेल्प होती थी, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। अब भाई जो विद्वान जो लोग थे, अलग अलग शहरों से अपनी जो उनकी शंकाएं थी, उनको जो भी डाउट होती थी, वो क्लियर करने के लिए वहाँ आते थे भाई। द गेट कीपर आस्क न्यू इंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं था। जो गेट कीपर हुआ करते थे उस बौद्ध मठ के, नालंदा के, तो भाई वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते थे इंट्रेंट्स जो भी वहाँ आते थे उनसे। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। उनको तब ही अंदर जाने की अनुमति होती जब वो उनके प्रश्नों का जवाब दे देते थे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। और उनमें से 7 से 8 लोग उन सवालों के जवाब देने में असमर्थ होते, मतलब 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही अंदर जा पाते थे। अब ये कह रहा भाई, लिस्ट द रीजन्स वाई जुआनजैंग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा। अब ये जुआनजैंग थे, वो नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, भाई हमने पहले भी बात की थी,
to find out more and more about Mahatma Buddha and his teaching. अब भाई इसके बाद है भाई बिगिनिंग ऑफ भक्ति। तो इसको हम देखेंगे भाई हमारे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा भाई, किस तरह से जो भी आप जो पिलग्रिम्स थे वो भारत में आते थे, उनका रीजन क्या था, और कौन कौन जो मुख्य पिलग्रिम्स थे वो भारत में आए थे चीन के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वही मिलते हैं अगले अपने एक और टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट सेशन में, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। ठीक है भाई, तो वही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड